अस्सलाम वालेकुम, एहतशाम अली हेयर अगेन। आज हमारा टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग आरएसएल और एमआरएसएल। जैसे कि आप मालूम है कि आपको कि जितनी भी हमारी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिए ZDSC के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है और तमाम कस्टमर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो आज जो है हम टारगेट के हवाले से बात करेंगे और उसमें जो आरएसएल और एमआरएसएल की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर टारगेट की अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो प्रेजेंटेशन की जो आउटलाइन है, तो पहला पार्ट है वो है आरएसएल और एमआरएसएल की इंट्रोडक्शन, यानी उसका तारुफ होगा। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि डिफाइनिंग आरएसएल और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि आरएसएल उसके अज्जा की तारीफ़ क्या है। तीसरा पार्ट जो है हमारा चेंजेस इन अपडेटेड आरएसएल, यानी कि आरएसएल की अपडेट्स में तब्दीलियाँ क्या की गई हैं। और चौथा पार्ट जो है वो एमआरएसएल और उसके अज्जा की तारीफ़ है, यानी कि उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे एमआरएसएल के। तो पहले हम देखते हैं कि आरएसएल क्या चीज़ है। रेस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस लिस्ट कहा जाता है उसको, अगर हम उर्दू में उसको कहें तो ममनुआ मादों की एक फहरिस्त है जो रिस्ट्रिक्टेड हैं केमिकल्स के हवाले से। आरएसएल बैन्स हैजरस केमिकल्स फ्रॉम एंड प्रोडक्ट। थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए कि टेक्सटाइल के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका प्रोडक्ट जिसको हम गारमेंट कह सकते हैं, एंड प्रोडक्ट कह लें, आप इसको बेडशीट कह सकते हैं, गारमेंट कह सकते हैं, जो कंज्यूमर यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, वो हमारा एंड प्रोडक्ट कहलाता है। तो आरएसएल जो है वो बनाई गई है उन तमाम केमिकल्स के लिए जिसका प्रोडक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हो, यानी वो तमाम केमिकल्स हैजरस केमिकल्स बैन्स किए जाते हैं, उनकी इस्तेमाल को रोका जाता है जो प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। आरएसएल फोकस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आरएसएल जो है वो सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो अपनी मरकूज़ करता है, यानी कि उसके इस्तेमाल से सार्फिन को किसी किस्म का नुकसान ना हो, यानी कि ऐसे केमिकल्स या प्रोडक्ट मौजूद ना हो एंड प्रोडक्ट के अंदर जिससे सार्फिन जो है मुतासर हो सकें। उसमें कार्सिनोजेनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं या इरिटेंट केमिकल्स भी हो सकते हैं, जिससे एंटी एलर्जी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जिससे कंज्यूमर जो है वो मुश्किल में आ सके या उसको किसी किस्म का इम्पेक्ट ना आए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस लिस्ट, यानी कि वो लिस्ट जो ऐसे मादे जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर ममनू हैं। मिसाल के तौर पे एमआरएसएल बैन हैजरस केमिकल्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो एमआरएसएल है वो हमें ये बताती है कि ऐसे पैदावारी अमल में जो ख़तरनाक केमिकल हैं उनके इस्तेमाल को रोकना है या उनकी जिससे माहौल और कारकुनान वो जो डायरेक्टली केमिकल्स के इस्तेमाल हो रहे हैं और जो प्रोडक्शन में का पार्ट हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके और साथ साथ माहौल यानी इन्वायरमेंट को भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। डेफिनेटली जितने भी हमारे केमिकल्स हैं वो प्रोडक्शन के बाद बाहर जाते हैं, ईटीपी में जाते हैं, ईटीपी के बाद वो ड्रेन होते हैं। तो ऐसे केमिकल्स माहौल से मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए और माहौल उससे मुतासर ना हो, और जो हमारे वर्कर उनके साथ काम कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट भी उनके ऊपर कम से कम। हम बात करते हैं कि आरएसएल सब्सटेंस की उसमें मौजूद क्या क्या चीज़ें। टारगेट के अंदर जो है वो आरएसएल अप्लाइज ऑन ऑल ओन ब्रांड प्रोडक्ट्स ऑफ टारगेट। ओन ब्रांड से मुराद ये है कि टारगेट के अपनी जो प्रोडक्ट हैं, जो उनके अपने ब्रांड्स हैं, उनके ऊपर आरएसएल जो है वो लागू होता है। जैसे मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया है कि आरएसएल जो है वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट जाती है उसके ऊपर जो केमिकल अप्लाई होते हैं उसके ऊपर लागू होता है। तो टारगेट के केस में क्या होगा कि टारगेट आरएसएल के तमाम जो टारगेट के अपने ब्रांड्स हैं उनके ऊपर आरएसएल अप्लाई होगा। टारगेट आरएसएल अप्लाइज ऑन टेक्सटाइल प्रोडक्ट दैट में इंक्लूड द फॉलोइंग। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टारगेट की आरएसएल में शामिल हैं। उसमें क्लोथिंग है, एंटायर गारमेंट टेक्सटाइल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ट्रिम्स, यानी इसका तमाम कपड़े गारमेंट्स टेक्सटाइल मसनूआत जैसे बेडिंग है, चीज़ें शामिल हैं। और ट्रिम्स से मुराद ये जो उसके पैकेजिंग ट्रिम्स हैं जो प्रोडक्ट का पार्ट है। मिसाल के तौर पे उसमें स्टिचिंग थ्रेड हो सकता है, लेबल हो सकता है, जिप हो सकती है जो कि प्रोडक्ट का पार्ट हो सकती है, तो उनको हम ट्रिम्स कहेंगे। नॉन क्लोथिंग में फर्नीचर, बेडिंग, फुटवेयर, अम्ब्रेला एक्सेट्रा और फैब्रिक ऑनली। गैर टेक्सटाइल में फर्नीचर, बेडिंग, जूते, छतरी वगैरह या खाली फैब्रिक भी हो सकता है जो कि नॉन क्लोथिंग पे आते हैं, जो हम पहनते नहीं, जैसे गारमेंट्स हैं उनको हम पहनते नहीं हैं, तो वो नॉन क्लोथिंग के अंदर आएगा। आरएसएल आउटलाइन द एसिडिक केमिकल्स, देयर लिमिट्स एज वेल एज द रिक्वेस्ट टेस्ट मेथड इन ऑर्डर टू बिकम कंप्लायंस विद टारगेट आरएसएल रिक्वायरमेंट्स। रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस मस्ट नॉट एक्सीड आरएसएल लिमिट्स। आरएसएल ममनुआ केमिकल्स की उन हदूद के साथ साथ मतलूबा टेस्ट के तरीकों को भी खाका पेश करता है। टारगेट की जो आरएसएल है
उसको मुताबिक होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर जो लिमिट्स हैं, जो लिमिट्स दी गई हैं टारगेट के आरएसएल के अंदर, जितनी भी हमारी केमिकल की लिमिट्स हैं वो उससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस लिस्ट जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें, टारगेट जो है उसकी जो आरएसएल है उसकी जो सब्सटेंस है वो मुश्तमिल है किन चीज़ों के ऊपर। नंबर 1 है थाइलेट्स, नंबर 2 है हैवी मेटल्स और नंबर 3 लॉन्ग चेन प्रोपेनॉइल अल्काइल कार्बो ऑक्सीडेट्स। ये 3 चीज़ें शामिल हैं टारगेट की आरएसएल के अंदर। अब हम इनको देखते हैं कि उनको फर्दर डिफाइन कैसे किया जा सकता है। थायराइड्स क्या होते हैं? थायराइड्स आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉमनली एडेड टू plastics to increase flexibility. They sometimes are used to facilitate molding of plastic by decreasing its melting temperature. अगर हम उसको उर्दू में समझते हैं तो ये समझना है कि थायराइड एक नामियाती मुरक्कबात का एक तबका है जो आमतौर पर प्लास्टिक में लचक को, यानी कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो अक्सर प्लास्टिक के पिघलने के दर्जात को कम करके इसकी मोल्डिंग की सहूलत के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि उसके टेम्परेचर को कम करके उसको जो मोल्डिंग है उसको एनेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको हम थायराइड कहते हैं। थायराइड कैन बी फाउंड इन, थायराइड किन किन चीज़ों के अंदर शामिल हो सकता है? उसमें पीवीसी है, प्रिंट पेस्ट है, जो पेस्टल का होता है, प्रिंट जो होते हैं जो पेस्टल का होता है उसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। एडेसिव चिपकने वाली जो आइटम्स हैं उनमें हो सकता है। प्लास्टिक बटन्स के अंदर हमारे थायराइड मौजूद होते हैं। इसी तरह प्लास्टिक की आस्तीनें जो है उसके अंदर हम प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसमें थायराइड अवेलेबल हो सकते हैं। और हमारे पॉलीमर की कोटिंग के अंदर भी थायराइड इस्तेमाल होते हैं। तो दूसरा आइटम है इसके अंदर वो हैवी मेटल्स हैं, उसको हम उर्दू में बाहरी धातें बोलते हैं। हैवी मेटल लिस्टेड टारगेट आरएसएल आर, वो कौन कौन सी हैं जो हैवी मेटल्स हैं जो टारगेट के आरएसएल में शामिल हैं? उसमें एंटीमनी है, आर्सेनिक है, बेरियम है, कैडमियम है, क्रोमियम और क्रोमियम 6 है। इसी तरह कोबाल्ट, कॉपर, लेड, मरकरी, निकल और सेलेनियम जो है वो उसके अंदर हैवी मेटल्स के अंदर शामिल है। हैवी मेटल्स आर क्लोजली डिफाइंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू कंटेन हीट, कंडक्ट हीट and electricity. In most cases, classification of heavy metal is based on molecular weight, atomic number और related physical properties. उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि भारी धातु अनासिर का एक ढीले ढाले तरीके का बयान करता ग्रुप है जिसमें धाती खुसूसियात शामिल हैं। उसमें बशमूल हरारत और बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। ज़्यादातर मामलात में भारी धातु की दर्जाबंदी मॉलिक्यूलर वजन, एटम नंबर या मुतालिका रस्मानी खुसूसियात पर मबनी होती है। इंक्लूडिंग आर्सेनिक, कैडमियम, लेड एंड मर्करी मे बी फाउंड इन पिगमेंट्स एंड डाइज, मेटल अलॉयज एंड coating and in the PVC stabilization process. Cadmium may be found in low quality dyes. Arsenic, cadmium, lead and mercury may be found in pigments but have largely been phased out. Metal alloys and coating may contain arsenic, cadmium and lead. PVC stabilization may be accomplished within the use of cadmium or lead. अगर हम उसको इस तरह समझते हैं उर्दू में हम समझा सकें तो भारी धातें बशमूल आर्सेनिक, कैडमियम, लेड और पारा यानी कि मर्करी, शायद रंग और रोगन उसके अंदर हमें लेड में ज़्यादा मिलता है। इस तरह धाती मुरक्कबात और कोटिंग में भी पीवीसी के इस्तेकाम में उन्हें पाई जाती हैं। कैडमियम शायद कम मयार के रंगों में पाया जाता है। आर्सेनिक, कैडमियम, लेड और पारा मर्करी शायद रंग और रोगन में पाए जाते हैं लेकिन बड़े पैमाने पर मरहबात तक ख़त्म हो चुके हैं। धाती मुरक्कबात और कोटिंग्स में संख्या यानी कैडमियम और सीसा हो सकता है। पीवीसी इस्तेकाम कैडमियम या लेड के इस्तेमाल के साथ मुकम्मल किया जा सकता है। तीसरा आइटम इसके अंदर है वो लॉन्ग चेन फ्लोरेंट अल्काइल कार्बो ऑक्सीडेट से। वो किन किन चीज़ों में मिलते हैं? ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसमें टेट्रा हाइड्रोप्रोफिल 1 डेक्नॉल है, प्योरोएक्टिनाइल आयोडाइड है, प्रोफ्लोरेटिकल आयोडाइड है और परफ्लोरेटेड पोलीमिन वगैरह है। इसके अलावा PFO सार्स इंक्लूडिंग उनमें तमाम चीज़ें जो मौजूद हैं। इसमें ये 5 आइटम जो मौजूद हैं ये इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं जो हमारे थर्ड कैटेगरी में शामिल होते हैं। टारगेट आरएसएल की तारातीन वर्जन में तब्दीलियाँ कब की गई? तो टारगेट वाज लास्ट रिवाइज्ड ऑन 16 नवंबर 2020, यानी कि टारगेट के आरएसएल में जो आखिरी बार नज़रसानी की गई थी वो 16 नवंबर 2020 को की गई थी। इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी जिसमें चेंजेस की गई? उसमें हैवी मेटल सेक्शन को अपडेट किया गया, उसमें लॉन्ग चेन परफोरेटेड अल्कलाइल कार्बोनेट सेक्शन को ऐड किया गया, शामिल किया गया और उसकी डेट को अपडेट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस की यानी आरएसएल की। ये वो ममनुआ मादे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर हो सकते हैं। टारगेट बात कर टारगेट फॉर वर्कर्स एनवायरमेंट सेफ्टी टारगेट है अडॉप्टेड ZDSC MRS इन 2018, यानी कि कारकुनों जो भी वर्कर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टारगेट ने 2018 में ZDSC MRS को अडॉप्ट किया, यानी कि उसको अपनाया है ताकि वो उस चीज़ को मेंटेन कर सके। ZDSC यानी कि ज़ीरो डिस्चार्ज ऑफ हैज़रस केमिकल्स एड्रेसेस हैज़रस सब्सटेंसेस potentially used and discharged into the environment during manufacturing related process
deep within the value chain, not just substance that could be present in the finished product. ZDSC खतरनाक केमिकल्स का अहाता करता है जो मैन्युफैक्चरिंग से मुतालिक अमल के दौरान माहौल में मुमकिन तौर पर इस्तेमाल और खारिज किए जाते हैं, जो कि वैल्यू चेन के अंदर गहरे होते हैं। इसको ना सिर्फ वो मादे जो तैयारशुदा मसनूआत में मौजूद हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम प्रोसेस एक ऐसे केमिकल्स जो प्रोसेसिंग के दौरान जो प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं उससे इन्वायरमेंट को ख़तरा हो सकता है, या वो तमाम लोग जो उसमें प्रोसेस का पार्ट होते हैं उनको डायरेक्ट इम्पेक्ट हो सकता है। लिहाजा जो हमारी MRSL होती है वो उस चीज़ों को इंश्योर करती है कि उसमें ऐसे तमाम केमिकल्स जो इंसानी सेहत और माहौल के लिए मुज़र हों उनके इस्तेमाल को कम से कम किया जा सके या उनको एलिमिनेट किया जा सके। तो दो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि RSL जो है रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस लिस्ट जो है वो प्रोडक्ट के लिए होती है, और MRSL जो होती है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से दो चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती है, आपका वर्कर जो उस प्रोसेस का पार्ट होता है, और दूसरा आपका माहौल यानी इन्वायरमेंट, यानी कि वो केमिकल जब इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे तो उसमें पे वाटर, लैंड और एयर को की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ख़राब कर सकते हैं, या उसकी सेहत को ख़राब, मुझसे मुराद ये कि क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं। यानी आपकी एयर क्वालिटी ख़राब हो सकती है, आपकी वाटर क्वालिटी ख़राब हो सकती है, और ज़मीन के अंदर भी जाएंगे तो आपकी जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो ख़राब हो सकता है। जब पानी में शामिल होंगे तो आपकी जो नबातात हैं, जो समुंदर के अंदर जितनी मछलियाँ, तमाम चीज़ें, उसको उनको नुकसान पहुँच सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।